हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग हिस्टोन सिंथेसिस को रिवाइज करेंगे और इसके साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन को भी देखेंगे या उसे रिवाइज करेंगे। जैसे आपको पता है कि हिस्टोन्स एक ऐसे प्रोटीन्स हैं जिसके अराउंड डीएनए रैप करता है। जैसे कि मान लो आपके पास ये हिस्टोन्स है, इसके अराउंड डीएनए रैप कर रहा है। हिस्टोन के साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। तो हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स अलॉन्ग विद द डीएनए, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो जब कभी भी आपके पास रेप्लिकेशन होता है तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में बार बार हिस्टोन्स आते हैं या न्यूक्लियोसोम जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, तो उनको तोड़ना बहुत जरूरी है ताकि डीएनए प्रॉपर्ली रेप्लिकेट कर पाए। तो इन न्यूक्लियोसोम पर कुछ हिस्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि H3 हिस्टोन, H4 हिस्टोन, H2A हिस्टोन्स एंड H2B हिस्टोन्स, जो कि बेसिकली हिस्टोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इन हिस्टोन्स को तोड़ना भी जरूरी है ताकि डीएनए को आराम से एंटेंगल कर हम रेप्लिकेट कर पाए। तो जैसे जैसे हेलिकेज आगे की तरफ चलता है, कुछ और प्रोटीन्स भी हैं जैसे कि फैक्ट प्रोटीन्स, जो कि हिस्टोन को डिसोसिएट करते हैं आगे की तरफ हेलिकेज से पहले और उनको पीछे की तरफ वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जैसे कि मान लो एक ग्रीन कलर का जो दिखा रखा है, दीज आर द फैक्ट प्रोटीन्स, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन मशीनरी से आगे की तरफ चल रहे हैं। यहां की तरफ रेप्लिकेशन मशीनरी चल रही है, यहां पर डीएनए को अनवाइंड किया जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ को। तो यहां पर आपके पास हिस्टोन्स वगैरह होंगे पीछे की तरफ, और उससे पहले फैक्ट नाम के प्रोटीन्स है जो कि आगे की तरफ हिस्टोन्स को डिसोसिएट कर रहे हैं या उन्हें डिसअसेंबल कर रहे हैं, और डिसअसेंबल करने के बाद वापस से पीछे की तरफ लगा दे रहे हैं, चाहे वो H3 H4 हिस्टोन्स हो या आपके पास H2A और H2B हिस्टोन्स हो। अब फैक्ट प्रोटीन्स के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो फैक्ट चैपरॉन्स जो हैं वो हिस्टोन को डिसअसेंबल करते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क से अहेड और उनको रेप्लिकेशन फॉर्क के पीछे लगा देते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि H2A और H2B नाम के जो हिस्टोन्स हैं वो कंप्लीटली रिलीज कर दिए जाते हैं, बल्कि जो H3 और H4 हैं जो कि डिसअसेंबल किए गए हैं उनको डायरेक्टली पीछे की तरफ लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब है हाफ हिस्टोन जो कि H3 H4 है, H2A और H2B को छोड़कर H3 और H4 जो हैं उनको रिसाइकिल किया गया है, उनको पीछे की तरफ लगा दिया गया है। तो इसका मतलब है 50% हिस्टोन जो रिसाइकिल हुए हैं, इसीलिए हम हिस्टोन की रेप्लिकेशन को भी सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। 50% हिस्टोन्स नए पुराने लगाए जाते हैं और 50% हिस्टोन्स नए लगाए जाते हैं। अब फैक्ट डायरेक्टली हैंड्स ऑफ पेरेंट H3 H4 टेट्रामर टू कंपोनेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन मशीनरी, जैसे मैंने बताया रेप्लिकेशन मशीनरी हैंड देम ऑफ टू कैफ1। अब क्या करेगी, फैक्ट1 जो है वो रेप्लिकेशन मशीनरी को हैंड ओवर कर रहे हैं H3 और H4 टेट्रामर्स को, और ये आपके पास आगे चलकर फैक्ट प्रोटीन्स कैफ1 चैपरॉन्स को H3 और H4 को पकड़ा दे रहे हैं, जो कि पीछे की तरफ जो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन? कैफ1 प्रोटीन्स। तो फैक्ट प्रोटीन्स ने H3 H4 को डिसोसिएट किया, कैफ1 को दिया, और कैफ1 ने दोनों ही जगह पर दोनों ही स्ट्रैंड्स पर उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो मेनली कैफ1 और नेफ1 क्या करते हैं, दे रिस्टोर द फुल कंपोनेंट्स या फुल कंप्लीमेंट्स ऑफ हिस्टोन्स टू डॉटर मॉलिक्यूल्स यूजिंग बोथ पेरेंट एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड हिस्टोन्स। बट व्हाट अबाउट द H2A एंड H2B? तो H2A और H2B को लाने के लिए हमारे पास कुछ और चैपरॉन्स है जिनका नाम है NAP1। तो NAP1 H2A और H2B को लाते हैं। तो हमें फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना सा ही याद करना है कि हिस्टोन डिसअसेंबली के लिए आपके पास फैक्ट नाम के प्रोटीन्स हैं, और अगर हिस्टोन्स को वापस से असेंबल कराना है तो कैफ1 और नेफ1 है। कैफ1 और नेफ1 क्या करते हैं, H3 और H4 को डिसअसेंबल करने के बाद उनको वापस से लगा देते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड पर, और उसके अलावा आपके पास कुछ प्रोटीन्स है जैसे कि NAP1, ये H2A और H2B को लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कैफ को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन असेंबली फैक्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियोसोम असेंबली के लिए या हिस्टोन्स के असेंबली के लिए। इसके अलावा आपके पास रेप्लिकेशन पर अगर बात की जाए तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। अगर मैं प्लाज्मिड रेप्लिकेशन की बात करूं तो बेसिकली ये रोलिंग सर्कुलर मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन से होता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन जो नॉर्मल न्यूक्लियर डीएनए है उसके अलावा भी आपके पास साइटोसोल पर या माइटोकॉन्ड्रिया पर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो अगर साइटोसोल में प्लाज्मिड की फॉर्म पर बैक्टीरिया में डीएनए है तो उसका जो रेप्लिकेशन होता है वो रोलिंग सर्कल मॉडल से होता है, पहली बात। दूसरा, अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट है, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो वो भी रेप्लिकेट हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात की जाए तो जनरली तो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गा
क्लोरोफाइसी एक मेंबर है वहां पर, उसमें लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात की जाए जो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, वहां पर बहुत सारे जीन्स है, अबाउट 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से कुछ जीन्स जो हैं वो आरआरएनए के लिए, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 फॉर्मेशन के लिए, 1, 3, 5, 4 का फॉर्मेशन के लिए, F0, F1 एटीपी सिंथेज बनाने के लिए, टीआरएनए को या नॉन कोडिंग रीजन के लिए कोड करने के लिए प्रेजेंट होते हैं वहां पर। अब अगर मैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की बात करूं तो यहां पर दो ऑरिजिन प्रेजेंट है, एक है ऑरिजिन फॉर हैवी स्ट्रैंड सिंथेसिस और एक है ऑरिजिन फॉर लाइट स्ट्रैंड सिंथेसिस। ऑरिजिन ऑफ हैवी स्ट्रैंड सिंथेसिस पर बेसिकली एक ब्लू कलर से दिखा रखा है, यहाँ पर हैवी स्ट्रैंड है, और दूसरा लाइट ग्रीन कलर से लाइट स्ट्रैंड है। हैवी स्ट्रैंड की खास बात है कि ये प्यूरिन रिच है। अब क्योंकि आपको पता है कि प्यूरिन पर दो रिंग्स होती हैं, हमारी फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि एक होती है डायजाइन रिंग और एक होती है इमिडाजोल रिंग। तो अगर दो रिंग्स प्रेजेंट है प्यूरिन पर तो इसकी वजह से वो हैवी हो जाएगी, इसलिए इस स्ट्रैंड का नाम है हैवी स्ट्रैंड। वेरस दूसरा जो लाइट स्ट्रैंड है वो पिरिमिडीन रिच है, एक ही रिंग होगी, तो इसलिए इसका नाम है लाइट स्ट्रैंड। अब माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, बल्कि जितने भी बाकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस थी वो बाय डायरेक्शनल थी। यहां पर पहले हैवी स्ट्रैंड की सिंथेसिस देखने को मिलती है, उसके बाद लाइट स्ट्रैंड की सिंथेसिस देखने को मिलती है। बट आपको फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कैसे आपके पास नॉर्मल न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे डिफर करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू, या उसके एंजाइम्स कैसे डिफर करते हैं। तो जैसे कि आपके पास आरएनए पॉलीमरेज की बात की जाए जो कि प्राइमर्स का एडिशन करता था रेप्लिकेशन पर, तो उसके बहुत सारे नाम थे, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की 2 अल्फा सबयूनिट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और डीएनए जी इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स आपने देखा था, जो कि आरएनए प्राइमर्स को ऐड करती थी। वैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया पर भी आपके पास आरएनए पॉलीमरेज जो प्राइमर की तरह एक्ट करता है, सिंथेसाइज करता है प्राइमर को, उसका नाम है पॉल आरएमटी। इसके अलावा हेलिकेज की तरह वहां पे बहुत सारे फंक्शन करने वाले थे, हेलिकेज की तरह यहाँ पर ट्विंकल फंक्शन करता है। एसएसबी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल एसएसबी है। डीएनए पॉलीमरेज की तरह फंक्शन करने वाला यहाँ पर पॉलीमरेज गामा है, जो कि ट्राइमरिक प्रोटीन है। यहां पर भी ट्रिपल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पर कि जब आपके पास हैवी स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होने के बाद जब उसका कंप्लीशन 2/3 हो जाता है, उसके बाद लाइट स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो ये आपके पास कंप्लीट रेप्लिकेशन की प्रोसेस है। रेप्लिकेशन का पार्ट कंप्लीट यहां पर खत्म होता है। तो आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देख सकते हैं और यहां से पूरी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, और उसके बाद चाहे किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इट इज मोर देन सफिशिएंट इतना पार्ट पढ़ना। इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को लाएंगे, जैसे आपके पास रिपेयर मशीनरी हो या आपके पास ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस हो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे या नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।